जय भीम साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो अछूत कौन थे, कहां से आए, कैसे बने का भाग 2 है। क्या अछूत छितरे व्यक्ति हैं? यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या अछूत मूल में छितरे व्यक्ति ही हैं, तो मेरा उत्तर है हाँ। कहने पर अपने कथन को प्रमाणित करना पड़ता है। यदि किसी ने हिंदू गांव के छूत और अछूत लोगों के परंपरागत टोटम अथवा जाति चिन्ह का अध्ययन किया होता तो इस संबंध के यथार्थ प्रमाण मिल सकते थे। दुर्भाग्य से हिंदुओं और अछूतों के जातीय चिन्हों के संस्थान के अध्ययन को नृवंश शास्त्र के विद्यार्थियों ने आरंभ ही नहीं किया है। जब इस प्रकार की सामग्री इकट्ठी हो जाएगी तो हम इस परिच्छेद में उठाए गए प्रश्न पर निर्णयात्मक सम्मति दे सकेंगे। फिलहाल मैंने जो थोड़ी बहुत खोज की है उससे मैं संतुष्ट हूँ कि ग्राम विशेष के अछूतों के गणदेव उसी गांव के हिंदुओं के गण देवों से भिन्न है। इस बात के पक्ष में कि अछूत छितरे हुए व्यक्ति हैं और गांव में बसने वाली जाति जिस वर्ग की है उससे वे भिन्न दल के हैं। हिंदुओं और अछूतों के गण देवों की भिन्नता ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार की सामग्री एकत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट होने से रह गई हैं। वे कुछ दिशा का निर्देश करती हैं कि अछूत छितरे हुए व्यक्ति थे। इस तरह का प्रमाण देने वाली बातें 2 प्रकार की हैं। एक तथ्य अंत्यज और अंत्यवासिन नाम है जो हिंदू शास्त्रों ने कुछ जातियों को दे रखे हैं। वे बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। कुछ वर्ग के लोगों के लिए ही इन नामों का उपयोग क्यों किया गया है? इन शब्दों में कुछ अर्थ छिपा हुआ प्रतीत होता है। ये शब्द निर्विवाद रूप से व्युत्पत्ति जन्य नाम है। वे अंत धातु से निकले हैं। अंत शब्द का अर्थ क्या है? हिंदू पंडितों का कहना है कि जो अंत में उत्पन्न हुआ, और क्योंकि हिंदुओं की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार अछूतों की उत्पत्ति अंत में हुई, इसलिए अंत्यज शब्द का अर्थ हुआ एक अछूत। यह तर्क बेहुदा है और हिंदुओं की उत्पत्ति के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार तो शूद्र अंत में पैदा हुए। अछूत तो ब्रह्मा की सृष्टि रचना से बाहर का प्राणी है। शूद्र सवर्ण है। इसके विपरीत अछूत अवर्ण है। वर्ण व्यवस्था से ब्रह्मा की सृष्टि रचना के बारे में हिंदुओं का पहले और पीछे का सिद्धांत अछूतों पर लागू नहीं होता। मेरी समझ में अंत्यज का अर्थ सृष्टि क्रम का अंत नहीं, अपितु गांव का अंत है। यह एक नाम है जो गांव की सीमा पर रहने वाले लोगों को दिया गया है। इस अंत्यज शब्द का ऐतिहासिक महत्व है। यह बताता है कि समय था जब कुछ लोग गांव में रहते थे और कुछ गांव के कोने पर, गांव के अंत में रहते थे। वे अंत्यज कहलाते थे। कुछ ही लोग गांव की सीमा पर क्यों रहते थे? क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण हो सकता है कि वे मूल कबीलों से छितरे हुए लोग थे और वे उस कबीले के बाहर के थे जिस वर्ग के लोग गांव के भीतर रहते थे? यही खास कारण था। यह बात इस शब्द में भी छिपी है जिसका इन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अंत्य, अंत्यज, अंत्यवासिन शब्दों के प्रयोग का दोहरा अर्थ है। पहले तो इससे प्रकट होता है कि गांव के बाहर पृथक आवास एक ऐसी अनोखी बात थी कि जिसके लिए नए शब्दों की रचना करनी पड़ी। दूसरे, इन शब्दों का जिन लोगों के लिए प्रयोग हुआ है उनकी तात्कालिक अवस्था को यथार्थ रूप से चित्रित कर देते हैं, अर्थात यह बता देते हैं कि वे पराये थे। दूसरा तथ्य यह है कि अछूत छितरे हुए लोग हैं और महार नाम की एक जाति से संबंधित है। महाराष्ट्र में महार ही मुख्य अछूत जाति है। यह महाराष्ट्र की अकेली सबसे बड़ी मुख्य अछूत जाति है। महारों और दूसरे हिंदुओं का आपसी संबंध स्पष्ट करने वाली निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। महार हर गांव में मिलते हैं। महाराष्ट्र में हर गांव के गिर्द एक दीवार रहती है और महार उस दीवार के बाहर रहते हैं। महार बारी बारी से गांव की पहरेदारी करते हैं। महार हिंदू गांव वासियों के विरुद्ध अपने बावेंट अधिकारों का दावा करते हैं। इसमें सबसे मुख्य ये है गांव के लोगों से खाना इकट्ठा करने का अधिकार, फसल के समय हर गांव से अनाज इकट्ठा करने का अधिकार, गांव में जो पशु मर जाए उसके शव अपने उपयोग में लाने का अधिकार। महारों की स्थिति से जो बात प्रमाणित होती है, निःसंदेह वह केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। इस बात की अब भी खोज करनी बाकी है कि क्या भारत के दूसरे प्रांतों
क्या अछूत छितरे व्यक्ति हैं में ऐसी स्थिति है या नहीं। लेकिन यदि महारों की स्थिति को भारतव्यापी अछूतों की स्थिति का एक नमूना मान लें तो यह स्वीकार करना होगा कि भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया होगा जब दूसरे कबीलों के छितरे हुए लोग एक जगह स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के पास आए और उनसे इस प्रकार का सौदा किया जिससे उन छितरे हुए आदमियों को गांव की सीमा पर बसने की अनुमति मिल गई हो। उन्हें कुछ सेवाएं देनी पड़ती थीं और बदले में उन्हें कुछ रियायतें भी मिल गईं। महारों के बारे में अनुश्रुति है। इनके बायावाट अधिकार उन्हें बरार के मुस्लिम राजाओं से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब केवल इतना ही हो सकता है कि वे अधिकार तो प्राचीन ही हैं, किंतु इन्हें बरार के राजाओं ने नए सिरे से मान्यता दी होगी। ये तथ्य यद्यपि बहुत मामूली है तो भी इनसे इतना तो प्रमाणित होता है कि आरंभ से ही अछूत गांव के बाहर रहते आए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें अछूत बनाया गया हो और तब उन्हें गांव के बाहर जाकर रहने पर मजबूर किया गया हो। वे आरंभ से ही गांव के बाहर रहते आए हैं क्योंकि वे किसी अन्य कबीले से बिछड़े थे जो ग्रामवासियों से भिन्न था। इस बात को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह प्रश्न है कि अछूत सदा अछूत ही क्यों चले आए हैं। यह समस्या तब तुरंत हल हो जाएगी जब एक बार यह बात समझ में आ जाए कि आज के अछूतों के पूर्वज अछूत नहीं थे बल्कि गांववासियों की तुलना में छितरे हुए लोग थे। उनमें और दूसरे लोगों में यदि कोई भेद था तो इतना ही कि वे पृथक कबीलों के लोग थे। क्या ऐसे समानांतर मामले हैं? क्या इतिहास में कहीं और भी ऐसे मामले हैं जहां छितरे हुए लोग गांव के बाहर बसते थे? इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया जा सकता है। सौभाग्य से हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि जो भारत में विशेष रूप से घटित बताया जाता है वह अन्यत्र भी हुआ है। जिन देशों में इसी तरह की घटनाएं घटी बताई जाती हैं उनके नाम आयरलैंड और वेल्स हैं। आदिम समय में आयरलैंड के गांव का संगठन कैसा था यह ब्रेहन के आयरलैंड के कानूनों में मिलता है। इन कानूनों से जो प्रतीत होता है उसकी कुछ कल्पना सर हेनरी मैन द्वारा दिए गए निम्नलिखित सारांश से हो जाती है। हेनरी मैन का कहना है ब्रेहन का कानून कबीलों की उस अवस्था का चित्रण करता है जब कबीलों अथवा को किसी भूमि पर बसे काफी समय गुजर चुका हो। इसका आकार और महत्व इतना कुल अवश्य था कि वह एक राजनीतिक इकाई बन सके और संभवतः उनका संरक्षक अनेक प्रमुखों में से एक था जिसे आयरलैंड के लेखों में राजा कहा गया है। मौलिक अनुमान सत्य है कि जितना भी कबायली क्षेत्र है वह सारे के सारे कबीले का है, किंतु वास्तव में इसके बड़े बड़े हिस्सों पर कबीलों के छोटे छोटे कुलों का स्थायी अधिकार हो गया है। उसका एक हिस्सा मुखिया के लिए निश्चित है और उत्तराधिकार के लिए विशेष नियम के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों के लिए दूसरे हिस्से कबीले के अधिकार में है, जिनमें से कुछ छोटे मुखियाओं के अधीन है और कुछ ऐसे हैं जिन पर यद्यपि किसी मुखिया का सीधा अधिकार नहीं है तो भी कुलीन वर्ग का कोई न कोई व्यक्ति ही उनका प्रतिनिधित्व करता है। कबीलों की जितनी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष ने अधिकार नहीं किया उस सारी भूमि पर विशेष रूप से कबीले का सामूहिक अधिकार होता है और सिद्धांत रूप में किसी हिस्से पर भी अस्थायी अधिकार ही हो सकता है। इस प्रकार का अस्थायी अधिकार प्राय होता रहता है और इस शर्त पर जमीन पर अधिकार करने वाले कबीले के कबायली लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कबायली कहते हैं, किंतु जो वास्तव में मुख्य रूप से पशु चराने के उद्देश्य से आपस में इकट्ठे होकर समझौता किए हुए होते हैं। कबायली भूमि के एक बड़े हिस्से पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है, वह कबीले की परती भूमि है। इतना होने पर भी इस भूमि पर लगातार खेती होती है या कबायलियों द्वारा स्थायी तौर पर पशु चराए जाते हैं और इस पर विशेष रूप से सीमा की ओर खेती करने तथा काश्तकारों को रहने दिया जाता है। यह उस भूमि का एक हिस्सा है जिस पर मुखिया का अधिकार लगातार बढ़ता है और वह अपने फयूदहिर या नवागंतुकों को बसाता है जिनमें किसानों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। न्यायवाहाय और छितरे हुए आदमी होते हैं जो उसके साथ सुरक्षा के लिए आते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। फयूदहिर कौन थे? सर हेनरी मेन के मतानुसार दूसरे प्रदेशों से आने वाले अथवा शरणार्थी जिनका अपने मूल कबीले से संबंध टूट चुका था
यह संबंध जो उन्हें अपनी जाति में एक स्थान देता था, वे लोग नए स्थान में, नए कबीले में जगह पाने के लिए प्रयत्नशील थे। समाज एकदम अस्त व्यस्त हो गया था। इसका परिणाम यही हुआ कि सारा देश छितरे हुए लोगों के वर्ग से भर गया। इन लोगों के लिए फ्यूदहिर, किसान बन जाना ही एकमात्र आश्रय और सुरक्षा पाने का उपाय था। फ्यूदहिर कबीले का आदमी नहीं था, उस कबीले से पराया व्यक्ति था जिसका संबंध अपने समाज से टूट गया। रक्त संबंध से जुड़े सभी समाजों में उस व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय होती थी। किसी भी व्यक्ति की बड़ी ही दुर्दशा होती है जो पराया होता है। जो स्वाभाविक स्थिति है वह तो जाती ही रहती है, उनके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं रहता। अब वेल्स का उदाहरण लें। श्री सीभोम ने आदिम काल के वेल्स के ग्रामों के संगठन का वर्णन किया है। सीभोम के मत के अनुसार वेल्स का गांव परिवारों के घरों का समूह था। परिवार दो भागों में बंटे थे, स्वतंत्र किसानों के घर तथा पराधीन किसानों के घर। श्री सीभोम ने कहा है कि यह पृथक पृथक निवास वेल्स के आदिम काल के गांवों की सामान्य बात थी। यह पराधीन किसान पृथक और दूरी पर क्यों बसाए गए थे? श्री सीभोम ने इस पृथकता का कारण इस प्रकार बताया है। यकायक देखने पर वेल्स के प्राचीन कानूनों में जिन कबायली लोगों तथा दूसरे कबीले के मानव वर्गों का उल्लेख है, उनमें गोरख धंधा मालूम होता है। यह पहेली तभी हल होती है जब उस कबीले के गठन का बुनियादी नियम समझ में आ जाए। इसे विजय और भूमि की स्थायी व्यवस्था की उलझनों से और विदेशी कानून, रीति रिवाज और नामावली के आक्रमणों से अलग रखा जाए। यह सिद्धांत ऊपरी दृष्टि से एकदम सरल लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीलों का मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्र कबीलों का आपसी रक्त संबंध पर आधारित था। कुछ भी हो जो संबंधी न हो वह कबीले का नहीं हो सकता था। कबीला भी वास्तव में वेल्स के संबंधियों का एक समूह ही था। आमतौर पर वेल्स की कबीलाई पद्धति में दो वर्ग थे, वेल्स रक्त वाले और भिन्न रक्त वाले। भूमि व्यवस्था अथवा विजय की किसी बात से एकदम असंबद्ध इन दोनों दलों में, यदि इसे अनुलंघनीय भी माना जाए, तो भी एक बहुत ही चौड़ी खाई थी। यह था रक्त का भेद, और यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है कि जिस उद्देश्य से इस भेद को बनाए रखा गया है वह कबीलाई पद्धति का एक विशेष प्रतीक है और साथ ही उसकी शक्ति का एक छिपा हुआ रहस्य भी। आदिम काल में आयरलैंड और वेल्स के गांवों की संरचना के इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के अछूत ही अकेले ऐसे नहीं हैं जो गांव से बाहर रहते हों। इससे सिद्ध होता है कि यह एक सर्वव्यापी परंपरा थी और इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थीं। आदिम युग में गांव की बस्तियां दो हिस्सों में विभाजित थीं। एक हिस्से में एक कबीले के लोग रहते थे और दूसरे में दूसरे कबीलों के छितरे हुए लोग रहते थे। बस्ती का वह भाग जहां मूल कबीले के लोग रहते थे गांव कहलाता था। छितरे हुए लोग गांव के बाहर रहते थे। छितरे लोगों को गांव से बाहर करने का कारण यह था कि वे पराये थे और उनका इस कबीले से कोई संबंध नहीं था। भारत के अछूत और आयरलैंड के फ्यूदहिर और वेल्स के अल्त्यूर्द के उदाहरण में पूरा तालमेल है। जिस कारण से आयरलैंड में फ्यूदहिर और वेल्स में अल्त्यूर्द लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ता था, उसी कारण से भारत के अछूत गांवों से बाहर रहते आए हैं। इससे यह बात स्पष्ट है कि अछूतों के गांव के बाहर रहने के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके उदाहरण अन्यत्र भी विद्यमान हैं। छितरे लोगों की अलग बस्तियां अन्यत्र कैसे विलुप्त हो गईं? यह बात सत्य है कि आयरलैंड के फ्यूदहिर और वेल्स के अल्त्यूर्द छितरे लोग थे। यह भी बात ठीक है कि वे पृथक बस्तियों में रहते थे, लेकिन यह भी सत्य है कि उन छितरे लोगों की अलग बस्तियां लुप्त हो गईं और वे स्थायी रूप से गांवों में बसी हुई जातियों के भाग या अंग बन गए और उन्हीं में घुल मिल गए। यह एक अनोखी बात है। अभी तक जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसके अनुसार छितरे लोगों को गांव से बाहर इसलिए बसाया गया था क्योंकि वे भिन्न कबीलों के थे। बाद में उन्हें उन कबीलों ने अपने में कैसे शामिल कर लिया? भारत में भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो स्वाभाविक हैं और जिनका उत्तर मिलना आवश्यक है। यह प्रश्न ठोस रूप से विकास की उस प्रक्रिया से जुड़ा है जिससे गुजरकर आदिम समाज ने वर्तमान रूप धारण किया है। जैसा पहले भी कहा गया है कि यह विकास दो परिस्थितियों में हुआ है।
एक तो आदिम समाज का घुमंतु होना, दूसरा आदिम समाज का कबायली अवस्था से क्षेत्रगत अवस्था अथवा स्थिरता की अवस्था को प्राप्त होना। जिस प्रश्न से हमें तुरंत संबंध है वह विकास की दूसरी धारा से संबंधित है, क्योंकि रक्त की समानता के स्थान पर क्षेत्र की समानता की एकता का बंधन चुना जाना ही वह कारण है जिससे छितरे लोगों की पृथक बस्तियां नष्ट हो गईं। आदिम समाज ने रक्त की समानता के स्थान पर क्षेत्र की समानता को एकता का बंधन क्यों स्वीकार कर लिया? यह एक प्रश्न है कि जिसका कोई संतोषजनक उत्तर मौजूद नहीं है। परिवर्तन का मूल कारण अज्ञात है। हाँ, यह स्पष्ट है कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। एक खास अवस्था पर पहुंचने पर आदिम समाज में एक नियम बना जिसके अनुसार बाह्य आदमी दल का संबंधी बनकर कबीले में घुल मिल सकता था। इस नियम को कुलीनता का नियम कहते थे। यह वही नियम था कि यदि पीढ़ियों की निश्चित संख्या तक कोई बाह्य समाज से सटा हुआ रहे अथवा उस वर्ग में विवाह कर ले तो वह उनका संबंधी हो सकता है। श्री सीभोम ने वेल्स की ग्राम पद्धति में एक वर्ग के बाह्य वर्ग का सदस्य बन जाने के जो नियम थे उन्हें इस प्रकार दिया है। दक्षिण वेल्स की अनुश्रुति के अनुसार सिमरू वेल्स में रहना गैर लोगों को अंततः सिमरू बना देती है, लेकिन तभी जब वह कम से कम 9 पीढ़ियां रहे। साइमरे के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर्विवाह होते रहने से चौथी पीढ़ी में किसी अन्य का वंशज सिमरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में मूल रूप से किसी पराये का प्रपौत्र जिसका रक्त 8 हिस्सों में कम से कम 7 हिस्से सिमरू हो चुका है, कबीले के आदमियों के अधिकारों का अधिकारी हो जाता है। क्या ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए था? यह हो सकता था। वास्तव में इसे होना चाहिए था, क्योंकि आयरलैंड और वेल्स के समान एक नियम भारत में भी था। मनु ने इसका उल्लेख भी किया है। 10वें अध्याय के 64 से 67 तक के श्लोकों में मनु का कथन है कि यदि एक शूद्र 7 पीढ़ियों तक ब्राह्मण जाति में विवाह करे तो वह ब्राह्मण बन सकता है। चातुर्वर्ण्य का सामान्य नियम था कि एक शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। शूद्र पैदा होता था और शूद्र ही मर जाता था। वह कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता था। लेकिन यह प्राचीन विधान इतना कठोर था कि मनु को इसे शूद्रों पर लागू करना पड़ा। यह स्पष्ट है कि यदि यह भारत में जारी रहता तो भारत छितरा समुदाय गांव की बस्तियों में घुल जाता और उसकी पृथक बस्तियां न रहती। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर यही है कि छुआछूत के विचार से पलड़ा भारी हो गया और इससे संबंधी तथा असंबंधी कबीलों और बाहरी होने के भेद अर्थात छूत और अछूत के भेद को एक दूसरे रूप में सनातन बना दिया। यह नई चीज आ गई जिसने आयरलैंड और वेल्स का सा तालमेल भारत में नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हर गांव में एक पृथक बस्ती होना भारतीय गांव का एक आवश्यक अंग हो गया है। यह वीडियो अछूत कौन थे और अछूत कैसे बने का भाग 2 है। भाग 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में अध्याय 4, 5, 6 पूरा है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।